चाहे ईवीएम का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, इस देश में कमंडल का जवाब मंडल से दिया जाता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया। राजनीतिक मुद्दा बना तभी तो आरएसएस को इस पर बयान देना पड़ रहा है। आरएसएस बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, और कान पकड़ के करवाएंगे, इसी आरएसएस बीजेपी से करवाएंगे। हमारे आरक्षण के खिलाफ आप लड़ते हैं, सवर्ण समाज लड़ता है। इस देश की बड़ी आबादी को अवसर से, संसाधन से वंचित रखा गया है। लगी है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगी है। वो तो हो ही रहा है। अभी हमारे साथी मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, जयवीर जी, अभी जयवीर जी यही तो कह रहे थे कि कांग्रेस भाजपा से अलग कैसे। कुछ मामलों को छोड़ दें तो इस पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर ब्रह्मनिकल है। खासतौर पे कांग्रेस पार्टी का आप संगठन के अंदर जो आप ढांचा देखेंगे, वो पूरा ब्रह्मनिकल ढांचा है। इसलिए एजेंडा के लेवल पर भी अगर राहुल गांधी की बातों को आप माइनस कर दें तो आप देखिएगा पूरे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जो है इसी तरह से होता है। मुझे तो अब भी याद है जब मोहन भागवत ने पहली बार कही थी आरक्षण के समीक्षा की बात, उस समय जो है मनीष शर्मा कोई इसके नेता होते थे, मनीष शर्मा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसने कहा था हाँ आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो जो बीजेपी का जो अप्रोच होता है वही अप्रोच कांग्रेस का होता है मोटा मोटी एजेंडा के लेवल पर। लेकिन हाल के दिनों में जो है पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ऐसा खेल खेला, धर्म की चाशनी में राजनीति को ऐसा लपेटा कि जो है कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। कांग्रेस ने शुरुआती दौर में आप देखेंगे जब बीजेपी का चल रहा था धर्म वाला मुद्दा, उस समय कांग्रेस के राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा रहे थे, कभी ललाट पे चंदन घिस रहे थे, और वो अपना हार्ड हिंदुत्व के जो है पैरेलल में, बीजेपी का जो हार्ड हिंदुत्व है उसके पैरेलल में कांग्रेस अपना सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आई थी। लेकिन उस समय सवाल ये उठने लगा कि अगर जनता को हिंदुत्व ही चाहिए तो फोटो स्टेट या जीरोक्स हिंदुत्व लेकर क्या करेगी। असली वाला कॉपी जब मौजूद है, बीजेपी तो असली हिंदुत्व है, बीजेपी से ज़्यादा थोड़ा ही कांग्रेस कट्टर हो सकती थी। इसलिए कांग्रेस उस मामले में फेल हो गई। असली हिंदुत्व उपलब्ध है तो कोई फोटो स्टेट क्यों लेगा। अब जो है हाल के दिनों में जो सामाजिक आधार बसपा की तरफ से तैयार हुआ या सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में जो मीडियम, जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ, SC ST OBC कम्युनिटी का, वो अपने अधिकारों को लेकर हो गया सजग। चाहे ईवीएम का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, इन तमाम चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर SC ST OBC कम्युनिटी मुखर हो गया। और ख़ास तौर पे अपने हक, अधिकार और भागीदारी के सवाल पर यह कम्युनिटी बहुत मुखर हो गया। और सब लोग जानते हैं कि इस देश में कमंडल का जवाब मंडल से दिया जाता है, और इतिहास इस बात का गवाह भी है। तो इस कमंडल का जवाब मंडल से देने के लिए राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई। कुछ लोग उनके सर्किल में ऐसे आ गए कि उनको यह बात शायद समझा दिया हो, या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके बाद जो है सोशल जस्टिस जो है कांग्रेस के एजेंडे में आ गया। तो अब तो जो दिखावा है राहुल गांधी का, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का तो मैं बिल्कुल दिखावा नहीं मानता। वो आदमी ड्राई ऑनेस्ट है, वो आदमी अपनी तरफ से परफेक्ट है। मेरी राहुल जी से मुलाकात है, उस आदमी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि राहुल गांधी के सराउंडिंग में या कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग वाला जो धड़ा है, कांग्रेस पार्टी के वो लीडर जो डिसीजन मेकिंग में हैं, वो उन लीडरों का जो है जनेऊ बड़ा मजबूत है, तो उनमें दिक्कत है। राहुल गांधी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी चुनाव के पहले भी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, चुनाव के बाद भी उस मामले पर राहुल गांधी अडिग दिख रहे हैं। इसका मतलब उस आदमी में कोई बेईमानी नहीं। एक बात तो तय है ना कि ये तो विपक्ष भी, सत्ता पक्ष या भाजपा वाले भी मानते होंगे, राहुल गांधी का बड़ा से बड़ा दुश्मन भी मान सकता है इस बात को
कि राहुल गांधी कुछ भी हो सकता है लेकिन जातिवादी नहीं हो सकता है और सांप्रदायिक नहीं होगा, यह बात तय है। हाँ, उसकी पार्टी के लोग होंगे और हैं। तो अभी जो हिमाचल क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरएसएस ने कह दिया कि जाति जनगणना करा लीजिए लेकिन उसका राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। अब ये पहले तो मैं आरएसएस पे ही जवाब दे दूं। आरएसएस जो ये मूर्खतापूर्ण बात कर रही है, आरएसएस वाले बताएं, ये जो अंबेडकर, सुनील अंबेडकर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मोहन भागवत बताएं, बिना राजनीति, अगर जाति जनगणना का राजनीतिकरण राहुल गांधी ने नहीं किया होता तो क्या ये मोहन भागवत और आरएसएस को इस पे जवाब देना पड़ता? कहीं बिना राजनीतिकरण के इस देश में या पूरी दुनिया में, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने विश्व इतिहास पढ़ा है, आज तक बिना किसी मुद्दे का राजनीतिकरण किए इस देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले का राजनीतिकरण होगा। आप बताइए, जाति जनगणना के लिए तो हम लड़ रहे हैं 1.5 दशक से, ये कोई नई मांग है क्या? मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। आप मेरे 16 साल पुराने भाषण, कॉलेज जमाने में जब मैं भाषण देता था, उस समय मैं कहता था कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। तो हम तो 15-16 साल से मेरे जैसे लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कहीं कुछ हो रहा था। जैसे ही इस मुद्दे को जो है राजनीति ने पकड़ा, यह राजनीतिक मुद्दा बना, खास तौर पे राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो इतना भी नमक हराम नहीं होना चाहिए, नैतिक बेईमान नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया। राजनीतिक मुद्दा बना तभी तो आरएसएस को इस पर बयान देना पड़ रहा है, नहीं तो आरएसएस इस पर क्यों बयान देती? जाति जनगणना कराने के बाद करोगे क्या आप लोग? नहीं, जाति प्लान क्या है आप लोगों का? जाति जनगणना कराने के पीछे हम लोग यह चाहते हैं, जाति जनगणना इसलिए हो क्योंकि इस देश के संसाधन पे जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अभी जो आपने कहा जाति जनगणना पे अब राहुल गांधी क्या करेंगे, उस पे मैं आपको कनेक्ट कराता हूं लालू यादव के बयान से। लालू यादव ने क्या कहा? लालू यादव ने कहा कि हम बीजेपी आरएसएस से कान अमेट के जाति जनगणना कराएंगे। अपने बोल रहा है, अभी कराएगी। आरएसएस बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, और कान पकड़ के करवाएंगे। इसी आरएसएस बीजेपी से करवाएंगे। आपको क्यों भरोसा हो रहा? आरएसएस बीजेपी चाहती है कि हिंदू के नाम बस अब इकट्ठे रहें। अभी योगी जी ने बयान भी दिया, बटोगे तो कटोगे, तो वो क्यों जाति जनगणना कराएगी? जो लोग कह रहे थे ना बटोगे तो कटोगे वाले जो लोग हैं, जो 80 और 20 जो है इस लोकसभा चुनाव के पहले बोल रहे थे ना, विधानसभा चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है, उसको जनता ने दिखा दिया कि कहां बटा है कहां कटा है। पहले तो यह कि जो बटोगे कटोगे जो का मामला है, यह तो हिंदू धर्म खुद ही जातियों में बटा हुआ है, और जो देश के संसाधन हैं उससे जो है SC ST OBC समाज कटा हुआ है। तो हम तो पहले से बटे हुए हैं और बहुजन समाज संसाधन से, हिस्सेदारी से, भागीदारी से पहले से कटा हुआ है। तो SC ST OBC तो पहले से बटा और कटा हुआ है, वो है कहाँ नक्शे में। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना कि देश का दलित आदिवासी पिछड़ा भी हिंदू है, वो आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि SC ST OBC का आदमी हिंदू कैसे है। जब भाई आप रोटी बेटी का रिश्ता कर नहीं रहे हैं, आपको हमारे आरक्षण से दिक्कत है। जब हमारे आरक्षण के खिलाफ कोई अब्दुल खड़ा हुआ है क्या? कोई कुछ बोला है क्या? हमारे आरक्षण के खिलाफ आप लड़ते हैं, सवर्ण समाज लड़ता है, ब्राह्मण समाज लड़ता है। जब हम 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन कर रहे थे तो मुसलमान तो हमारे साथ खड़ा था। और मैं ऐतिहासिक घटना की तरफ आपको ले जाता हूं, जब इस देश में चावदार तालाब का आंदोलन हो रहा था ना, ये लोग आरएसएस वाले बड़ा मुसलमान को हम लोगों को बताते हैं दलितों पिछड़ों का भी दुश्मन है। मैं दलितों पिछड़ों को बता देना चाहता हूं जो बाबा साहब को मानते हैं। जब चावदार आंदोलन हो रहा था और बाबा साहब के सहयोगी चावदार से आ रहे थे जल सत्याग्रह करके, तो रास्ते में जो है हिंदुओं ने जो है कट्टर हिंदू जो खुद को कहते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था जा रही थी कि
अस्पृश्य, अनटचेबल्स, दलित, पिछड़ा पानी कैसे छू रहा है। अटैक कर दिया चावदार के आसपास जो है मुसलमान आबादी है। मुसलमानों ने बाबा साहब के साथियों को, पानी के लिए आंदोलन कर रहे साथियों को, दलितों को अपने घर में पनाह दी थी और हिंदू आक्रमणकारियों से बचाया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं कह रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप चावदार आंदोलन का इतिहास पढ़ लीजिए। तो मुसलमान तो कभी हमारा दुश्मन नहीं है। और 2018 में जब हम आंदोलन कर रहे थे SC ST एक्ट को बचाने के लिए, उस समय मुसलमान हमारे साथ खड़ा था और सवर्ण समाज जो है हमारे खिलाफ था। तो दलित समाज, पिछड़ा समाज देख रहा है कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका साथी है। ये तो मुसलमान भी सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं, हम दलित भी सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं। हमारा और मुसलमानों का रिश्ता तो दर्द का रिश्ता है। हम दोनों ही सवर्ण पुरुष हिंदुओं से सताए हुए हैं। तो हमारी कोई हिंदू मुसलमान में, हम इनके न हिंदू में आते हैं न मुसलमान से हमारी दुश्मनी। मुगलों का वंशज मानते हैं, आप भी मानते हैं क्या? वो क्या मानते हैं वो जाने, हम तो बाबा साहब के वंशज हैं। लेकिन वो कभी हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं हुए। जब कभी भी हम घोड़ी पर चढ़कर शादी करने के लिए गए बारात लेकर, किसी मुसलमान ने हमारे ऊपर पत्थर नहीं फेंका। जब भी हम आरक्षण की बात की, आरक्षण की लड़ाई लड़े, कभी कोई मुसलमान हमारे खिलाफ आकर खड़ा नहीं हुआ। कभी भी हमारे मूंछ रखने पर कभी किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं हुई। सीधी सी बात है, जब इनको मुसलमान से लड़ाना होता है तो हमको हिंदू बता देते हैं। लेकिन यह समाज अब पूरी तरीके से समझ गया है कि समाज को, दलित समाज को अब बरगलाना मुश्किल है। दलितों, पिछड़ों को, हम हिंदू नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं। भले ही हमारे समाज के सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया हो, दीक्षित नहीं हुए, बावजूद इसके हम लोग कम से कम इसके हिंदू नहीं हैं। यह बात मैं ताल ठोक कर कहता हूं। तो यादव भी रोकते हैं ना। जहां जो जातियां, ये जो जातियों का जो ढांचा बनाया गया है, जातियों की इतनी नफरत भरी गई है। आप तो कह रहे हैं यादव जाट बारात रोक दें या अटैक कर दें। मैं तो कह रहा हूं कि जाति का, ब्राह्मणों ने जाति का जहर इतना गहरा भर दिया हम लोगों के अंदर कि दलितों में भी, तमाम जातियों में अभी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता है। तो ये जो नफरत है जातियों का, यह जो दरार है, यह ब्राह्मणों ने पैदा किया है। तमाम मुसीबतें जिन्होंने ब्राह्मणों ने पैदा की है जाति को लेकर, उन मुसीबतों से हम पा रहे हैं। आने वाले समय में ये तमाम जो इन्होंने दिक्कतें पैदा की है, इतनी जातियां बनाई है, इन सबको तोड़कर हम लोगों की पूरी लड़ाई है कि बाबा साहब के जो सपनों का भारत है, समता मूलक समाज बनाने का भारत है, हम वो समता मूलक समाज बनाएंगे। यह जो RSS और BJP की जो तमाम साजिशें हैं, उन साजिशों को आने वाले समय में और बेनकाब किया जाएगा। जाति जनगणना कराने के पीछे मकसद आपका यह है कि बंटवारा हो देश में? जाति जनगणना कराने का मकसद केवल और केवल इतना है, इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले। चाहे किसी का पैर खराब है या किसी, आपके घर में 10 रुपया है, 5 भाई हैं, किसी का पैर खराब होता है तो बाप उसका हिस्सा काट लेता है क्या? माँ उसके हिस्से का रोटी नहीं बनाती है क्या? या कोई भाई कह दे उसका आंख खराब है तो उसकी रोटी हम खाएंगे? ऐसा नहीं होता है, यह न्यायपूर्ण नहीं है। तो मेरिट का क्या होगा फिर? मेरिट, आप यह बताइए, जिस सवर्ण का बच्चा, अभी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सवर्ण का बच्चा करोल बाग के किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे को पढ़ा दीजिए मेरे गांव के किसी सरकारी स्कूल में, सब मेरिट का तेल निकल जाएगा। और मेरे गांव का दलित बच्चा जो वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, या आपके गांव का कोई दलित बच्चा जो वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली करोल बाग के किसी कॉन्वेंट में पढ़ा दीजिए, वो बच्चा खराब स्थिति में भी डॉक्टर, इंजीनियर न बन सके तो MBA तो कर ही लेगा। मेरिट, मेरिट, मेरिट कुछ नहीं है। मेरिट केवल और केवल अवसर का नाम है। जिसको अवसर मिला उसकी मेरिट, जिसको अवसर नहीं मिला उसकी कोई मेरिट नहीं। इस देश में 30 लाख और 50 लाख में जो मिल रही है मेरिट, उसको क्या कहोगे? वो ब्राह्मणों का स्पेशल प्रिविलेज है, वो मेरिट पैसे से मिलता है। आप डॉक्टर बन जाइए 1 करोड़ दे के,
2 करोड़ दे के डॉक्टर बन जाइए, MBBS कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, वो अलग किस्म का मेरिट है। इस देश में सत्ता के संसाधन पर सभी लोगों का बराबर कब्जा नहीं है, भूमि का सही वितरण नहीं है, संसाधन सभी लोगों के पास नहीं है। इस देश की बड़ी आबादी को अवसर से, संसाधन से वंचित रखा गया है। उसी के लिए जाति जनगणना चाहिए। जाति जनगणना होगी, इसका मतलब है जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।